नमस्ते। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही चौंकाने वाले कानूनी दस्तावेजों और क्राइम डेटा के एक बड़े स्टैक पर बात करने वाले हैं। मतलब आज का विषय है भारत के दहेज कानून। और इस चर्चा का मिशन एक बहुत बड़े विरोधाभास को समझना है। बिल्कुल। और विरोधाभास ये है कि ऑन पेपर भारत के कानून इतने सख्त है कि कोई बच ना सके, लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी देश में रोज औसतन 20 दहेज हत्याएं हो रही हैं। 20 हत्याएं रोज। तो सवाल यह है कि इतने कड़े कानून आखिर फेल क्यों हो रहे हैं। मतलब मेरे नोट्स में दहेज निषेध अधिनियम और बीएनएस की धारा 80 और 85 का जिक्र है, जिनमें उम्र कैद तक की सजा है। हाँ, और विशेषज्ञों की भाषा में इसे कागजी ढाल कहते हैं। मतलब एक ऐसा बचाव जो सिर्फ फाइलों में है, असल जिंदगी में नहीं। बिल्कुल। एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो है साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की धारा 113 बी। इसमें ना अनिवार्य दोष की धारणा की बात कही गई है। एक आम इंसान के लिए इसका असल मतलब क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि आमतौर पर कानून में नियम होता है कि जब तक दोष साबित न हो जाए आप निर्दोष हैं। लेकिन धारा 113 बी इस नियम को पलट देती है। अच्छा, मतलब आरोपी को खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। एकदम सही। अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की संदिग्ध हालात में मौत होती है तो अदालत पहले दिन से ही ये मानकर चलती है कि पति या उसके परिवार ने ही जुर्म किया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कड़ा नियम है। हाँ, और इसके अलावा ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। मतलब पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है और आसानी से बेल भी नहीं मिलती। सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आपने दुनिया का सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी अलार्म लगा रखा हो। हाँ बिल्कुल, अलार्म तो है। लेकिन फिर आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2017 से 22 के बीच 35,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और इनमें से 80% मौतें तो सिर्फ 7 राज्यों में हो रही हैं, जैसे यूपी, बिहार और राजस्थान। ये आंकड़े सच में बहुत डराने वाले हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कन्विक्शन रेट यानी दोष सिद्धि दर सिर्फ 11 से 17% है। बिहार में तो मात्र 11%। मतलब अलार्म तो लगा है लेकिन उसकी बिजली ही काटी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था को ये कानून लागू करने हैं वो खुद हमारे समाज का हिस्सा है ना। सबसे पहली रुकावट तो पुलिस थाने में ही आती है। वो कैसे? डेटा दिखाता है कि कई मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती है और दोनों परिवारों के बीच समझौते या मध्यस्थता को बढ़ावा देती है। वे इसे एक गंभीर अपराध मानने के बजाय पति पत्नी का निजी घरेलू विवाद मान लेते हैं। पर एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर कानून साफ तौर पे कहता है कि एक गैर जमानती और संगीन अपराध है, तो पुलिस आधिकारिक तौर पे बीच बचाव या समझौता कैसे करवा सकती है? ये तो सीधे तौर पर अपराध को बढ़ावा देने जैसा है ना। तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमें इसके पीछे का कारण समझना होगा। हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में आज भी दहेज को अपराध नहीं बल्कि एक परंपरा या विरासत के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। विरासत का विकल्प। हाँ, और पुलिस वाले भी तो उसी समाज से आते हैं। दूसरी बात, शादी के बाद अक्सर महिला अपने पति के गांव चली जाती है, जिससे वो अपने मायके के आर्थिक और शारीरिक सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरह कट जाती है। सही बात है। और इसी वजह से दशकों तक चलने वाले कोर्ट केस का खर्च और डर देखकर सिस्टम अक्सर पीड़ित परिवार को समझौता करने की तरफ धकेल लेता है। मैंने पढ़ा कि हर 7,000 मामलों में से सिर्फ 4500 में ही चार्जशीट दायर हो पाती है। एकदम सही। बाकी मामले तो फाइलों में ही दबे रह जाते हैं और जो मामले कोर्ट तक पहुंच भी जाते हैं वो सालों साल खिंचते हैं। शुरुआत में पुलिस की कागजी कार्रवाई में भारी लापरवाही होती है, फोरेंसिक सबूत ठीक से जमा नहीं किए जाते। और मुझे लगता है इतने लंबे समय तक केस चलने से गवाह भी टूट जाते होंगे। बिल्कुल। सालों चलने वाले मुकदमों में पीड़ित का परिवार थक जाता है, गवाहों को डराया धमकाया जाता है और दबाव में आकर लोग अपने बयान बदल लेते हैं। जब सिस्टम में इतनी कमियां हैं तो इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, 2018 की गवाह संरक्षण योजना है और एनआरएलएम जैसे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने वाले कार्यक्रम भी हैं। देखिए, कदम तो जरूर उठाए गए हैं लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत कम है। गवाह संरक्षण योजना को ही ले लीजिए। महेंद्र चावला मामले के बाद नियम तो बने, लेकिन असल जिंदगी में गवाहों को सुरक्षा बहुत कम मिलती है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि गवाह संरक्षण योजना सिर्फ कागज पर होना, बिना पानी के फायर ब्रिगेड भेजने जैसा हो। बहुत सही कहा आपने। हमें पश्चिमी देशों की तरह एक सख्त मानकीकृत जांच प्रोटोकॉल की जरूरत है, जैसे संदिग्ध मौत होते ही क्राइम सीन को तुरंत संरक्षित करना और स्वतंत्र फोरेंसिक जांच अनिवार्य करना।
और आज के डिजिटल युग में डिजिटल सबूत भी तो बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं ना, जैसे पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस या कॉल रिकॉर्डिंग्स। बिल्कुल निभा सकते हैं। लगातार हो रहे उत्पीड़न के पैटर्न को साबित करने के लिए ये डिजिटल सबूत बहुत अहम होते हैं। इसके साथ ही न्यायपालिका के लिए सख्त समय सीमा होनी चाहिए ताकि सिस्टम में देरी का फायदा आरोपियों को ना मिले। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत को अब और नए कानूनों की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं, हमें बस मौजूदा शक्तिशाली कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सख्त राजनीतिक और संस्थागत इच्छा शक्ति की जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा, ये कानून महज एक कागजी ढाल ही बने रहेंगे। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये साफ है कि कड़े कानूनों के बावजूद दहेज हत्याओं का यूं ही जारी रहना हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नैतिक विफलता है। बिना गहन जांच और महिलाओं के वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण के हम इसे नहीं रोक सकते। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और खत्म करने से पहले इस चर्चा से जुड़ा एक विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूँगा। हम बार बार दहेज को विरासत का विकल्प कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आज हम पैतृक संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकारों को जमीनी हकीकत बना दें, तो क्या दहेज मांगने का ये बहाना अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा? क्या असली बदलाव अदालत के कमरों से नहीं, बल्कि बेटियों को संपत्ति का असली वारिस मानने से शुरू होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।